तो यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उस चैप्टर वाइज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सब करा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके अलावा आपको हर चैप्टर का जो MCQs है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका फ्री वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। बस आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। इस सेशन में हम लोग टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जो कि इतिहास से संबंधित होगा। और इतिहास ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी का भी बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने करा रखा है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है। फिलहाल आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल दिया यहाँ पे कि वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने बनाई, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल से ना 3 निशाने बनाएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि वियना सम्मेलन जो है ये 1815 ईस्वी में शुरू हुआ था। कितना में? 1815 ईस्वी में। इसमें टोटल 4 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 4 देश ने, जिसमें सबसे पहला ऑस्ट्रिया था, प्रूसिया था, रूस था और ये ब्रिटेन था। ये 4 देश मिलकर वियना सम्मेलन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करने वाला जो देश था उसका नाम था ऑस्ट्रिया, जिसका चांसलर था कौन? मेटरनिक। तो वियना सम्मेलन जो था ये 1815 में मेटरनिक ने शुरू किया था। तो इसकी अध्यक्षता जो करेगा वही तो इसकी योजना बनाएगा। और ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ देखिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे प्रूसिया कि ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड या फ्रांस, ठीक ना। तो वियना सम्मेलन का जो पवित्र संघ की योजना जो था ये ऑस्ट्रिया ने बनाया था। और यहाँ का चांसलर कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेटरनिक था। क्या था? मेटरनिक था, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल से बहुत सारे सवाल को कवर करने का प्रयास हम हर सेशन में करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइन संघ की स्थापना किसने किया था? राइन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए राइन संघ की स्थापना जो है ना, ये सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिसमें 39 राज्य थे। कितने थे? 39, मतलब छोटे छोटे भूखंड थे। 39 क्या थे? छोटे छोटे भूखंड थे, है ना, राइन संघ। और ये बिलोंग करता था इटली से, ठीक ना। किससे? इटली से। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, तो राइन संघ की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। किसने? नेपोलियन ने। यानी हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि राइन संघ की पुनः स्थापना किसने किया, तो पुनः स्थापना करने के लिए बोलेगा तो आप बोलिएगा मेजनी है, ठीक ना। लेकिन शुरू में स्थापना करने वाला कौन था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ के फ्रांस में राजवंश का शासन था, मतलब किस राजवंश का शासन था? तो अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में तो ऐसे बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया था, लेकिन फ्रांस में शासन करने वाला जो राजवंश था ना, वो बुर्बो राजवंश का शासक था, जिसका नाम सबसे पहला था लुई 16वां। कौन था? लुई 16 नाम था उसका। तो लुई 16वां बुर्बो राजवंश का शासन था। उसके बाद लुई 16वां के बाद देखिएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट शासन किया। उसके बाद देखिएगा तो लुई 18वां ने शासन किया। उसके बाद देखिएगा तो चार्ल्स 10 ने शासन किया। उसके बाद देखिएगा तो लुई फिलिप ने शासन किया। बहुत सारे शासक किए इसमें। लेकिन यहाँ पे कह रहे कि शुरुआती दौर में फ्रांस का राजवंश कौन था? तो वो था यहाँ पे बुर्बो राजवंश, यानी D4 दिलवाले दुल्हनिया नहीं ले जाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में। अभी आपको हमने बताया कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, जिसने 1815 में वियना समझौता किया था, वियना सम्मेलन किया था, जिसमें 4 देश भाग लिए थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और प्रूसिया, है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि मेजनी का संबंध किस देश से था? अब देखिए मजा आएगा, यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल बनाने में। मेजनी जो था ना, ये मुख्य रूप से इटली का था। कहाँ का था? इटली का था, ठीक ना। जो मेटरनिक द्वारा स्थापित शासन को भंग करने के पक्ष में था। किसी भी तरीके से मेजनी चाहता था कि मेटरनिक द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित किया गया उसको भंग कर दे। इसके लिए मेजनी जो था ये इटली में ही, कहाँ हुआ? इटली में ही इसने 3 दल का गठन किया था। कितना दल का? 3 दल का गठन किया था, जिसमें सबसे पहला जो दल था उसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था उसका? कार्बोनरी। याद रखिएगा, यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, कार्बोनरी था। दूसरा नाम था यंग इटली। क्या नाम था? यंग इटली। और तीसरा जो था ना वो यंग यूरोप था। तो इसने 3 दल का गठन किया था। कितना? यंग इटली, यंग यूरोप और कार्बोनरी। अगर मेजनी को आपसे पूछता है कि मेजनी का संबंध किससे है, तो देश पूछेगा तो इटली मारिएगा। लेकिन अगर पूछता है कि इसका संबंध किससे है, तो ये तलवार से इसकी तुलना की जाती है। किससे? तलवार से। मतलब इटली के एकीकरण में इसने तलवार का सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, इसलिए इसका तुलना किससे किया जाता है? तो तलवार से किया जाता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा यदि आपको इसका PDF चाहिए या और भी जैसे सेशन, जैसे ज्योग्राफी का हमने 4
4 चैप्टर तक जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, वो जाकर देख सकते हैं। और इन सबका अगर PDF आपको फ्री चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस या नो या हमको किसी भी तरीके से रिप्लाई दीजिए, आपको फ्री प्रोवाइड PDF करा देंगे ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो वियना सम्मेलन को ही वियना कांग्रेस भी कहा जाता है। तो वियना कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए सकते हैं। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले हम 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैग्यार किस देश की भाषा थी। तो मैग्यार जो थी ना, ये हंगरी भाषा थी, मतलब हंगरी देश की भाषा जो थी ये मैग्यार थी। और हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो इसका राजधानी बुडापेस्ट होता है। कहाँ होता है? बुडापेस्ट, ठीक ना, ये आप याद रख सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो जाएगा, डी फॉर डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि फ्रांस में किस राजवंश, यहाँ पे करेंगे फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुई थी। तो फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुई थी, अगर ये आपसे पूछता है तो याद रखिएगा लुई 16वां जब राजा बना था ना, तो लुई 16वां को तो 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट शासक बना, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट भी शासन में ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं सका, टिक नहीं सका। तो जब वियना कांग्रेस 1815 में होता है तो उसके बाद 1815 के वियना कांग्रेस के बाद जो नेपोलियन द्वारा स्थापित शासन था वो भंग हो जाता है और उसके बाद मेटरनिक अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। तो आखिर मेटरनिक किस वंश को फिर से स्थापित करता है वो आपको बताना है। तो इसके बाद मेटरनिक जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लुई 18वां का राजा बनाता है और लुई 18वां जो है ये बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, बी फॉर बल्मा बिहार वाला है, ठीक ना, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। यूरोप का मरीज है ना, यहाँ पे देखिएगा, तो यूरोप का मरीज जो है ना ये तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। यानी 9 नंबर का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से फांसी कब दी गई। ये तो अभी आपको पता है, लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से फांसी कब दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फरवरी 1793 की, जनवरी 1794 की, जनवरी 1793। तो याद रख लीजिएगा डेट 21 जनवरी, ठीक ना, 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दे दिया गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन न होने दो। यह एक स्टेटमेंट है, ये किसने बनाया था? तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये बनाया था मेटरनिक ने। किसने बनाया था? मेटरनिक ने, ठीक ना। मेटरनिक जो था इसकी जब शासन स्थापित हुई थी तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। इसका मतलब कि राजतंत्र को स्थापित होने ही रहने दो, मतलब होते ही रहने दो, बस इसको परिवर्तित मत करो। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन कर कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मेजनी को किसने माना। तो आप जानते हैं कि मेजनी जो है ना ये इटली के एकीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इटली में भी उस समय प्रभाव किसका था? तो मेटरनिक का था। किसका था? मेटरनिक का। तो मेटरनिक जो था ना इसने कहा था मेजनी को कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इटली के पक्ष में बोला था इसने, इटली के अंडर बोला था, क्योंकि इससे 3 दल का गठन किया था, कार्बोनरी, यंग इटली और यंग यूरोप, और इसका तुलना तलवार से किया जाता है। तो इसका मतलब कि इसको समझा कि मेटरनिक ने समझा कि मेजनी जो है ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है, इसलिए इसको हमारी सामाजिक का व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मेटरनिक ने माना था। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब, यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टेटमेंट दिया गया था मेटरनिक के द्वारा। किसके द्वारा? मेटरनिक के द्वारा दिया गया था, समझ रहे हैं। अब देखिए चार्ल्स दशम जो है ये जब जुलाई क्रांति होगा ना, जुलाई क्रांति, तो जुलाई क्रांति होगा 1830 में, और 1830 में जब जुलाई क्रांति होगा तो चार्ल्स दशम जो है ये
पराजित होकर, कहने का मतलब कि जनता के डर से ये डायरेक्ट कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है अपने शासन व्यवस्था को छोड़कर। तो चार्ल्स दसम के बाद राजा बनता है कौन, तो लुई फिलिप बनता है। कौन बनता है, लुई फिलिप, ये याद रखिएगा। तो चार्ल्स दसम जुलाई क्रांति के समय क्या था, तो राजा था किसका, तो फ्रांस का राजा था। किसका, फ्रांस का राजा था ये चार्ल्स दसम, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि कार्ल मार्क्स जो थे ये एक तरीके से इंग्लैंड के अंदर ये दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के फेवर में बहुत सारे आंदोलन, इवन बहुत सारे विद्रोह या बहुत सारी इन्होंने किताबें भी लिखी थी, ठीक ना। गैरीबाल्डी जो था ये इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। अब इसका तुलना नाविक से भी किया जाता है, ठीक ना, कि ये नाविक था एक तरह से, लेकिन इसने भी, गैरीबाल्डी जो था ये इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान दिया था, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था जो था ना, ये सोचता था कि हमारी जो पहले की व्यवस्था है, यानी पहले की व्यवस्था को बोले तो पुरातन व्यवस्था, उसी व्यवस्था को फिर से चलाएंगे, है ना। यानी लुई 16वां जो बुर्बो राजवंश का शासक था, उसने जिस तरह का शासन व्यवस्था फ्रांस में या अन्य यूरोपीय कंट्री में स्थापित किया था, वही शासन व्यवस्था मेटरनिक भी चाहता था। यानी ये पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना चाहता था कि जैसे शासन पहले चल रहा था वैसे ही शासन आज भी चलेगा, अभी भी चलेगा और ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। तो मेटरनिक व्यवस्था जो है ये पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, ना कि गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था, है ना, और ना ही प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता था, और ना ही नेपोलियन के द्वारा जो शासन स्थापित हुआ था उसकी स्थापना करना चाहता था। यानी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है कि यूनान, यहाँ पे कह रहे कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूनान का कि रूस का कि फ्रांस का कि तुर्की का। तो याद रख लीजिएगा तुर्की का। किसका, तुर्की का। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूनान वर्सेस तुर्की के बीच जब युद्ध होता है, यानी तो उस युद्ध में तुर्की पराजित हो जाता है, यानी डी फॉर डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि निम्न में कौन जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर पूछा है। अगर इटली का चांसलर पूछता है तो वही था मेजनी, है ना, सॉरी मेटरनिक, लेकिन जर्मनी का पूछ रहा है तो जर्मनी का चांसलर जो था वो बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क। यानी 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, बी। अभी बिस्मार्क की बात करें तो जर्मनी का एकीकरण भी बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। लेकिन एक नीति बनाया था इसने जिसका नाम था रक्त और लौह की नीति। क्या नाम था, रक्त और लौह की नीति। तो रक्त और लौह की नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, जो जर्मनी का चांसलर था खुद, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आरंभ माना जाता है कब से। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो आरंभ है ये कहाँ से माना जाता है, ये यहाँ पे देश का नाम दिया है। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो फ्रांस दिया है, जर्मनी, इंग्लैंड और भारत दिया है। तो सबसे पहले शुरू होता है कहाँ से, फ्रांस से। कितना में, तो 1830 में सबसे पहले शुरू होता है। फ्रांस जो है ना यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक ना, जिसको जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो 1830 में सबसे पहले ये आज़ाद हुआ था। और 1830 में राजा कौन था, तो फ्रांस का राजा था लुई फिलिप। यानी 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से होता है, फ्रांस से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अठारह नंबर क्वेश्चन कर कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो जब हुई थी ना, जब भी हुई थी उस समय फ्रांस का राजा बकलवा लुई 16वां था। कौन था, लुई 16 था। और फ्रांस की क्रांति होता है 1700 कितना में, 89 में। तो लुई 16वां उस समय राजा था। फ्रांस की क्रांति 1789 में होता है। और इसके 4 साल के बाद, कितना साल के बाद, 4 साल के बाद यानी 1793 में, 21 जनवरी 1793 में फ्रांस की क्रांति के बाद सभी जनता ने सामूहिक रूप से इसको गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दे देते हैं, ठीक ना। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो 1829 में एड्रियानोपुल की जो संधि थी ये तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ, तुर्की के साथ हुई थी। याद है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इसकी पराजय हुई थी तुर्की की 1829 में। तो इसी के साथ सबसे पहले एड्रियानोपुल की संधि 1829 में होता है, याद रखिएगा इसको। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल।
20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि जुलाई क्रांति कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं कि कब हुआ था, हमने पहले भी बताया था। तो ये था आज का आज के सेशन में 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत सारे सवाल को एक साथ एक्सप्लेन करके बताया। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अदर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।